और बच्चों, आज हम देखते हैं व्याकरण का अगला चरण है उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग लेकर के आज हम आए हैं और आज के इस कक्षा में उपसर्ग से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक प्रत्यय की तरह ही है कि प्रत्यय में भी परीक्षा में सामान्यतः साधारण सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो उपसर्ग में भी नहीं पूछे जाएंगे। उपसर्ग में भी अक्सर अपवाद या संधि का नियम जहां काम कर रहा है, वह उपसर्ग आपको ज्यादा पूछा जाएगा। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दें। उपसर्ग पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रत्यय पर भी हम प्रकाश डाल लें। प्रत्यय वे सेंटेंस होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को बदलते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। सामान्यतः इन दोनों में परिभाषा में तो ये अंतर हो ही गया है। दूसरा अंतर यह है कि प्रत्यय जो हैं वो शब्द के अंत में जुड़ेंगे, लेकिन एक ही जुड़ेगा। एक से अधिक जुड़ने पर वो गलत माना जाएगा, अर्थात अशुद्ध हो जाएगा। उपसर्ग की बात करें जो कि प्रारंभ में जुड़ेंगे, वह एक से अधिक भी हो सकता है, एक दो या इनसे अधिक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शब्द फिर भी शुद्ध होगा। तो एक मुख्य अंतर तो यही हो गया उपसर्ग और प्रत्यय में कि उपसर्ग एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जबकि प्रत्यय केवल एक ही रहता है। एक से अधिक लगने पर शब्द अशुद्ध हो जाता है। एक तो ये बात याद रखेंगे। दूसरा, प्रत्यय के संदर्भ में हमने पहले की कक्षाओं में भी आपको बताया है कि प्रत्यय में केवल विकार उत्पन्न होगा, संधि का नियम कार्य नहीं करता है। आप कई बार भूल जाते हैं ये बात और शब्द के प्रत्यय लगा करके संधि के नियमों में चले जाते हैं और वो फिर गलत हो जाता है। प्रत्यय संधि का नाम लेते ही नहीं, प्रत्यय में संधि काम नहीं करती है, जबकि उपसर्ग में जी हाँ संधि काम करेगी, संयोग भी काम करेगा, मिलते भी है, लेकिन संधि भी काम कर सकती है। तो मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर हम प्रत्यय और उपसर्ग की बात करें तो ये दो अंतर हैं और मुझे आशा है कि आप ये दोनों बातें याद रखेंगे। बस ये हम ये नहीं करें, सीधे हमारे कर्ण पर आए तो उदाहरणों से समझने का प्रयास करें किस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग कार्य करते हैं। तो आज की कक्षा में हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग, अच्छा बच्चों, इतना तो जान ही गए हैं। उपसर्ग का मतलब है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ेंगे, पूर्व में जुड़ेंगे। आवाज आपके पास प्रॉपर आ रही होगी, अगर कोई समस्या है तो आप लिख करके बताएं। आवाज कम आ रही है या रुक रुक के आ रही है किसी प्रकार की, तो आप देखते रहें और मुझे बताते रहें। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। कब जुड़ेंगे? पूर्व में। शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ या भाव को बदल देंगे। और कैसे बदलेंगे ये देखिए आप। कौन से उपसर्ग होते हैं, किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ये देखिए आप। एक हमारे पास शब्द है हार। यह उपसर्ग नहीं है, यह प्रत्यय भी नहीं है, यह मूल क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? हार। इस मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग लगाएं तो देखो किस प्रकार से होता है। पर एक उपसर्ग है और हार मूल शब्द है, तो शब्द बन गया क्या? प्रहार। वी उपसर्ग है और हार वही मूल शब्द है, शब्द क्या बन गया? विहार। विहार। देखिए, उपसर्ग है सम और वही मूल शब्द है हार, क्या बन गया? संहार। ये चीज तो कहने का मतलब है अलग अलग उपसर्ग लगकर एक ही शब्द का अर्थ और भाव बदल सकते हैं। शब्द वही है लेकिन उपसर्ग अलग होते ही उस शब्द का अर्थ और भाव दोनों बदल गए हैं। देखिए यहाँ तो हार तीनों में एक ही है, एक ही अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये किसके प्रभाव से हुआ? उपसर्ग के प्रभाव से हुआ। इसका मतलब है किसी भी मूल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग उसका अर्थ और भाव दोनों ही बदल सकते हैं, तो ये विकार उत्पन्न होता है। अब देखते हैं प्रकार से
उपसर्ग कार्य करते हैं और परीक्षा में कैसे पूछ, वो समय तो जा चुका है कि आप सोचे कि ए उपसर्ग के योग से दो नए शब्द बनाओ। छोटी क्लासों में आता था ए, आगे जैसे न्याय, ये मूल शब्द है, और क्या बना, शब्द क्या बना, अन्याय। देखिए अन्याय, ये उपसर्ग युक्त शब्द है। तो यहाँ ए क्या है, उपसर्ग है। परीक्षा में ये तो पूछने से रहे, ये तो बहुत सीधे और सरल है, इनमें कुछ नहीं हुआ है, केवल एक संयोग हुआ है। लेकिन ये कम संभावना है कि ऐसे परीक्षा में पूछे जाएं। देखो परीक्षा में क्या पूछेंगे, जो संधि के नियमों में हो, जो जटिल हो, जो अपवाद हो, जो कठिन हो, अक्सर सामान्यतः उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। किस प्रकार से, देखिए आपको शब्द देंगे सीधे ही। शब्द क्या दिया, देखो व्यवहार। समझने का प्रयास करना, शब्द से और उदाहरण से समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा विचार कर लो शब्द पर। व्यवहार, पहली बात तो ये शब्द शुद्ध है। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया उपसर्ग किसका प्रयोग हुआ है, यानी कौन से उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। तो देखिए वी, बिल्कुल। और आगे अगर वी को हटा दें, वी को अलग करें, तो हमारे पास क्या शेष रह गया बताइए व्यवहार में, तो क्या रह गया, आहार। व्यवहार में क्या रह गया, वी धन आहार, तो क्या बन जाएगा व्यवहार। अलग इससे देखने पर थोड़ा सा अनुभूति हो रही थी कि आहार का प्रयोग है, लेकिन किस प्रकार के उपसर्ग कौन सा है ये पहचानना थोड़ा कठिन और समस्या उत्पन्न करने वाला हो सकता है। और देखिए एक उदाहरण से आपको शब्द दे दिया अध्यापक, और फिर कहा जाएगा कि उपसर्ग को बताइए, तो देखिए अधि, आपक, इसी का दूसरा और एक अधि, आ और पक, दोनों ही सही है। सही माने तो ये नीचे वाला ज्यादा सही है, दो उपसर्गों का प्रयोग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मूल शब्द क्या है उसको पृथक करो, उपसर्ग कौन सा है उसको पृथक करो, इस प्रकार से हम जानते हैं। और देखिए इन्हीं उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो उदाहरण बता रहा हूं इनके बाद में सारे के नियम एक साथ बताऊंगा, किस प्रकार से ये कार्य करेंगे और ये क्यों हुआ ऐसा, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए, अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई शब्द आपको दे दिया गया और पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए आहार मान लीजिए। तो अब इसमें पूछा गया कि इसमें उपसर्ग किसका प्रयोग किया गया है, तो आप क्या समझेंगे कि आ है, आ, और मूल शब्द क्या है, हार। क्या सही है, नहीं। आहार में हार शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि हार का किसी प्रकार से भी आहार, आहार यानी भोजन होता है। तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते कि ऐसे कर दें इसको अलग कर दें, नहीं, ये भी नियम नहीं है। जो नियमों में है, जो संधि में है, जो प्रकरण में है, वही लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। और देखो एक नई बात और है इनके बारे में, एक अलग प्रकार से, प्राध्यापक। अब पूछा गया कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, और जो किया गया है वो आपको ऑप्शन में है ही नहीं, तो समस्या आ जाएगी। देखो पर ये ऑप्शन में ही नहीं था, तो देखो पर आ, प्र, आ, और फिर आपक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका भी समाधान देखेंगे। एक तीसरे प्रकार अलग प्रकार से उपसर्ग और आते हैं, और वो अलग प्रकार से किस प्रकार से संबंधित होते हैं वो देखिए। शब्द दे दिया न्याय, और हमने क्या सोचा कि इसमें तो उपसर्ग ही नहीं दिख रहा,
ऐसी समस्या भी आएगी। तो आप ये नहीं कहेंगे कि उपसर्ग है ही नहीं, न्याय तो मूल शब्द है, ए लगाते हैं तो अन्याय बनाते हैं तो ए उपसर्ग होता है, लेकिन न्याय में तो है ही नहीं, है, न्याय में भी है। अन्याय में तो दो हो गए फिर, बिल्कुल हो गए। उपसर्ग दो या दो से अधिक हो सकते हैं, प्रत्यय नहीं हो सकते, ये हमने पहले ही बताया था। अब देखो न्याय में नि धन आय, ये हमने विचार किया, मान लीजिए कि नि धन आय होगा। अब ऐसे विचार करने से काम नहीं चलेगा कि ये आय होगा मूल शब्द और ये नी होगा, नहीं। अब इसके लिए क्या जांच करनी होगी कि ये नियमों के अनुसार सही है या नहीं है। तो देखिए इसके अंत में क्या है, ई, और आगे क्या है, आ। अब आ का जब मेल, ई का मेल जब आ से हो तो यण संधि होती है। कौन सी संधि, यण। और यण संधि का क्या नियम है कि ई अपना रूपांतरण होता है, बदलता है। किसमें बदलेगा बताओ, ई किसमें बदलेगा, ये में, ई ये में। और ये भी कौन सा, हलंत वाला, और आगे वाला उसमें जुड़ता है, आ। अब शब्द क्या बन गया, या। क्या ऐसा हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है, देख लीजिए भाई। नी के अंदर से ई को निकाल दिया तो न तो फलंत वाला ही शेष रहेगा, अगर स्वर निकल गया है तो व्यंजन रहेगा मात्र, और व्यंजन तो हलंत वाला रहेगा, इसलिए आधा बन गया। और या का आगम हो गया, या आ गया है, देख लीजिए। और आगे वाला ये ऐसे कैसे है, बिल्कुल है। इसका मतलब है अगर हमने उसके नियमों में जाकर के परखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो हम सही करेंगे। अब आपको ये जो मैंने 4-5 उदाहरण के साथ दिए हैं जिनका समाधान मैंने नहीं किया, लेकिन उदाहरण देख करके ये समस्या जरूर उत्पन्न की है कि क्या ऐसा जानते हैं आप, और यही जरूरी है। शिक्षा की शुरुआत से ही कम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीधा पढ़ते जाएं, चलते जाएं, उदाहरण देखते जाएं, वो तो आप किताब में भी पढ़ लेंगे, वो तो और कहीं भी मिल जाएंगे। हमारा उद्देश्य है पहले आपको समस्याओं से अवगत कराना कि आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, कैसे कैसे आ सकती है। तो आपने अब तक के 4-5 उदाहरणों में क्या देखा, एक देखा कि जैसा हमें उपसर्ग दिखाई दे रहा है वैसा होता नहीं है। जैसा हमें उपसर्ग एक दिखाई दे रहा था ऐसा भी नहीं होता है, दो भी होते हैं। और जो हमें उपसर्ग दिखाई दे रहा है वह विकल्प में नहीं है, तो हम क्या करें। एक हमने उपसर्ग को पृथक तो कर दिया, लेकिन ये कैसे पता करें ये सही है या गलत। तो इतने सारे उदाहरणों से हमने 4-5 प्रकार की समस्याएं देखी है। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है और कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं, आज की कक्षा में हम यही देखने वाले हैं। वैसे हमने पिछली कक्षाओं में उपसर्ग के बारे में 2-3 कक्षाओं में विस्तार से जितने आवश्यक और जितने अधिक महत्वपूर्ण उपसर्ग के उदाहरण थे, उन सब को बताने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी आज हम फिर से दोबारा इसलिए आए हैं कि कहीं आप वो गलती नहीं कर बैठे कि अक्सर विद्यार्थी ये कर बैठता है कि उपसर्ग का नाम आते ही सोचता है कि मुझे आते हैं, और फिर परीक्षा में मालूम चलता है कि ये तो मुझे नहीं आता। तो आप पहले से ही परीक्षा में जाने से पहले ही इस उपसर्ग नामक प्रकरण को पूरा समझ करके जाएं। फिर भले ही कहीं से भी उदाहरण आए आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। और देखिए कैसे, इस प्रकार से परीक्षा में सीधा ही शब्द दिया पर्यावरण, और क्या पूछा, निहित उपसर्ग का नाम बताइए, यानी कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अब देखिए उपसर्ग सामान्यतः वे होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, तो पूर्व में तो पै भी जुड़ा है और उसके आगे या भी है और रे भी है, कौन सा होगा, ये कोई से भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें अब इसकी क्या करनी है, संधि विच्छेद करनी है। बिल्कुल संधि विच्छेद करते ही आपका उपसर्ग अलग हो जाएगा। तो संधि करेंगे, देखो परि धन आवरण। अब इसकी जांच भी करेंगे कि क्या ये सही किया कि नहीं किया। तो देखिए ई है और आगे है आ, वही बात आ गई, यण संधि। और यण में ये बदलेगा ये हलंत में, और आगे वाला जुड़ जाता है, और क्या बनेंगे बोलो, या बन गया पूरा पूरा।
तो या तो आ गया। और ये जो रे था, ये अगर ई स्वर इससे निकल गया तो व्यंजन रह गया, इसलिए ऊपर चला गया रे। तो बिल्कुल सही बना है। अर्थात परिधन आवरण से शब्द क्या बनता है? पर्यावरण। और ये पूरी तरह से संधि है, ये पूरी तरह से संधि है पर्यावरण, और ये परिधन आवरण संधि विच्छेद है, और इसी का नाम हमने क्या दे दिया? उपसर्ग। तो बहुत सारे उदाहरण तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, और परीक्षाओं में ज्यादातर उन्हीं को पूछा जाता है, संधि के नियमों पर चलते हैं। अब आप बता दीजिए, आपसे मूल शब्द पूछे तो आवरण बता दीजिए, उपसर्ग पूछे तो परि बता दीजिए, ये लीजिए, और संधि पूछे तो बता दीजिए कि परिधन आवरण से यण संधि होती है, ई का आ से मेल होता है और या की उत्पत्ति होती है, ये लीजिए। इसलिए एक ही शब्द से सारी बातें हमने सीख ली, और शब्द को शुद्ध करना तो पहले ही सीख लिया है। ये पर्यावरण तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। और देखिए, एक शब्द है प्रत्याशा। अब आपसे क्या कहा गया? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? विकल्प छोड़ो, कोई से भी दे सकता है, 3 गलत देगा और 1 सही देगा। लेकिन हमें तो ये पहचानना है कौन सा इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो आप गलतियां कहाँ कर देते हैं? आप गलतियां कर देते हैं कि जो पहले दिखाई दे रहा है उसी को समझ लेते हैं क्या? उपसर्ग। और पहले दिखाई दे रहा है प्र, तो आप क्या मानते हैं कि प्र उपसर्ग है, जो नहीं है। भाई आपको आगे थोड़ा सा विचार और करना है। अगर आप प्र को उपसर्ग बता रहे हैं तो मूल शब्द क्या रहेगा, वो बताइए। तो क्या रहेगा? त्यासा। आप बोलेंगे त्यासा, तो त्यासा तो कोई शब्द नहीं है, इसलिए आपका ये बताना ही गलत है कि प्र उपसर्ग है, नहीं है। इसमें देखो, इसमें उपसर्ग है प्रति, धन, आशा। अब ये भी सही है या नहीं है, इसकी भी जांच करनी है, तो क्या करेंगे? ई और आगे आ। बोलो वही का वही नियम आया कि नहीं आया? यह हलंत और आ, और क्या बन गया? या। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, देख लीजिए, या आ गया। तय स्वर अर्थैया, व्यंजन हो गया और आधा रह गया प्रत्या। तो कितना सरल है अगर हम समझ करके इसको करते हैं तो। और वैसे ही अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे तो प्रय भी निकाल दोगे, कुछ भी निकाल सकते हो आप, गलत तो कुछ भी बता सकते हो। विकल्प में भी मिल जाएगा आपको, ये भी आपको विकल्प में मिल सकता है। तो ऐसी गलतियां आप नहीं करें। हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रकार से आप संधि के नियमों में जाकर भी उसकी जांच कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने किया है या सही है या गलत है। इस प्रकार से आप अनुमान लगा करके इस प्रकार से आप बता सकते हैं। कभी कभी कठिन भी आ जाता है, सरल ही नहीं आता है, जटिल भी आ जाता है कि हमने पहले कभी ऐसा उदाहरण देखा ही नहीं है, लेकिन पहली बार ही आ गया है, तो घबराने की कहाँ आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। किस प्रकार से देखिए, परीक्षा में आया, परीक्षा लिखा हुआ आई, यही आ गया मान लो, परीक्षा। और इसी में पूछ लिया कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अब हम उपसर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, तो उपसर्ग की बात ही करेंगे, संधि का छोड़ दीजिए। पूछा इसमें क्या कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, और देखिए कैसे विकल्प होंगे, 1, 2, 3 और 4। नंबर 1 पर लिखा हुआ है परी, नंबर 2 पर लिखा है परी, नंबर 3 पर लिखा है पै, और नंबर 4 पर लिखा है पर, जो भी है। अब इनमें से एक उत्तर कौन सा होगा, आप भी अनुमान लगा लीजिए, उत्तर मैं बता रहा हूं, देख लिया। तो इनमें क्या अक्षर भ्रांति हो जाती है, कौन सा आएगा? तो देखिए, उपसर्ग तो वही यही है, उपसर्ग तो यही है, परिधन इक्षा, धन इक्षा। अब देखिए कितना सरल है, ई है और आगे क्या है? दीर्घ ई है। समान स्वर आकर के दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करेंगे और दीर्घ ई बन जाएगा। उपसर्ग पूछा तो बता दीजिए ले परी, लेकिन परी कौन सा? ई छोटा आएगा, परी चारों ओर, तो परी, यह उपसर्ग का प्रयोग इसमें किया गया है। इक्षण देखना, और परी यानी चारों, तो चारों ओर से। तो परीक्षा वही है
कि हर प्रकार से चिंतन करें, विचार करें, देखें, समझें। उसी का नाम तो परीक्षा है। तो परि उपसर्ग इस प्रकार से इसमें प्रयुक्त हुआ है। देखने में आपको लग रहा था कि परि ई छोटा कैसे आएगा, लेकिन देखा आपने कि दीर्घ स्वर संधि होने के कारण इसमें उपसर्ग हमेशा परि यही आएगा। तो ऐसी गलतियां भी आप नहीं करेंगे। मैं दोबारा ये उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि हमारी कक्षा पहले की है, उसमें हम बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मैं इस कक्षा में इसीलिए उपस्थित हुआ हूं, ये बताने के लिए ही कि आप कभी-कभी ये सोच करके ही उपसर्ग की तीसरी कर लेते हैं कि उपसर्ग तो हमें आते हैं। नहीं, आपको हमारी कक्षा देखनी चाहिए। और पिछली कक्षा आप देखेंगे तो उसमें सभी उदाहरणों का हमने विश्लेषण कर रखा है, आपके समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। आगे हम फिर क्लास लेकर के आएँगे और आगे इसी कड़ी में और प्रकरणों को इसी प्रकार से जोड़ते हुए, समझते हुए हम देखते रहेंगे। आज के लिए अंतिम संदेश आपके लिए यही है कि आप हमारे समर्थ एग्जाम प्रेप के इस ऐप को डाउनलोड कर लें और नियमित कक्षाएं